Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to start Unit 2 of Block 3 MPCE 012, that is MAPC second year students who have opted for clinical psychology. This video is for you guys. Unit 2 जो है वो है The Measurement of Conceptual Thinking, द बिनेट एंड वेचेसलर्स स्केल्स। सो ये दोनों स्केल के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। अब इसमें हम कंसेप्चुअल थिंकिंग को कैसे मेजर करते हैं उसके बारे में इन्होंने बात की है। पहले तो हम ये समझेंगे इस यूनिट में कि कंसेप्चुअल थिंकिंग होती क्या है या एब्स्ट्रैक्ट एटीट्यूड का क्या मतलब होता है, वो हम जानने वाले हैं। सो इंट्रोडक्शन में इनका कहना है कि जो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग है या कंसेप्चुअल थिंकिंग है, ये एक एडवांस्ड लेवल की कॉग्निटिव एबिलिटी होती है जो सिर्फ ह्यूमंस में ही पाई जाती है, एनिमल्स में नहीं होती। एनिमल्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग आप देख सकते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी देखेगी। कोई प्रॉब्लम है सामने तो एनिमल अपने तरीके से सॉल्व करता है। एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि जैसे मुझे प्रीवियस थोड़ा कुछ सालों पहले का याद है, एक छोटा सा होल था, ड्रेनेज एरिया था जहाँ पे एक पपीज़ बहुत सारे फंस गए थे। एंड जो उनकी मदर थी पपीज़ की, वो पपीज़ को निकालने की कोशिश कर रही थी और उसको मालूम था कि बहुत मुश्किल है वहाँ से निकालना। वो अकेले दम पे उसने उस एरिया को ना केवल क्लीन किया, सीवेज वाले एरिया को, सो दैट उसके पपीज़ को वो पकड़ के बाहर निकाल सके। और उसने पूरा एक्सट्रीम लेवल तक जाके जैसे भी पॉसिबल था उसने कई बारी ट्रायल मारे, और जब वो नहीं हो पाया तो उसको लास्ट ऑप्शन यही था कि उसको खोद के उसको एरिया बनाना पड़ेगा जहाँ से वो बच्चों को बाहर निकाल सकते हैं, और उसने किया। सो ये एग्जांपल है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। उसने प्रॉब्लम एनालाइज किया, सॉल्यूशंस इम्प्लीमेंट किए, एंड जो बेस्ट पॉसिबल निकला उसके पास उसने वो इम्प्लीमेंट किया। तो मतलब एनिमल्स प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं। बट एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का क्या? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग सिर्फ ह्यूमंस में होती है, और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग से अलग है वो भी हम समझेंगे। सो दे आर नॉट द सेम थिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एब्स्ट्रैक्शन बोथ आर डिफरेंट थिंग। सो प्रॉब्लम्स को हम विदाउट एब्स्ट्रैक्शन भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होना ज़रूरी नहीं है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लेकिन जो एलिगेंस है प्रॉब्लम सॉल्विंग की वो एब्स्ट्रैक्शन से आती है, यानी कि ज़्यादातर क्रिएटिव थिंकिंग में हम एब्स्ट्रैक्शन को देख सकते हैं। इंटीरियर डिज़ाइनर्स हो गए, ड्रेस डिज़ाइनर्स हो गए, फैशन स्टाइलिस्ट होते हैं, उनमें इसका लेवल ज़्यादा होता है क्योंकि वो उसको सिचुएशन के अकॉर्डिंगली मैनिपुलेट करना जानते हैं। सो कंसेप्चुअल थिंकिंग या एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की बात करें तो उसमें कौन कौन से एस्पेक्ट आते हैं? क्रिटिकल एस्पेक्ट आता है, क्रिएटिव एस्पेक्ट आता है, और मेटा कॉग्निटिव थिंकिंग का एस्पेक्ट भी आता है। अब आपको समझ आया होगा कि मैं किस लेवल पे बात कर रही हूँ और कंसेप्चुअल थिंकिंग के बारे में मैं क्या बात कर रही हूँ। तो कंसेप्चुअल थिंकिंग में किसी भी जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मतलब जो सामने हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली हुई है उसको क्रिटिकली एग्जामिन करना शामिल होता है। यानी कॉग्निटिव थिंकिंग में ये पार्ट तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आपके पास इन्फॉर्मेशन अभी अवेलेबल है उसको आप क्रिटिकली कैसे एग्जामिन कर रहे हो। क्रिटिकली एग्जामिन करना मतलब उसका चप्पे चप्पे कोने कोने की चीज़ को अच्छे से देखना, आइडेंटिफाई करना, हर एक एस्पेक्ट से चेक करना, उसको हम क्रिटिकली एग्जामिन करना कहते हैं। और पूरे पुरानी रिलेट टू प्रायर नॉलेज, मतलब पहले की जो आपकी नॉलेज है आप उसको यूज़ करके इस प्रेजेंट इंफॉर्मेशन को रिलेट करते हैं। एंड देन सी पैटर्न्स एंड कनेक्शंस, उसके बाद प्रीवियस एक्सपीरियंसेस एंड प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन, इन दोनों को कनेक्ट करते हैं, पैटर्न को नोटिस करते हैं, एंड देन कुछ एक अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे पहुंचते हैं जिससे आपको एक कंसेप्ट समझ में आता है उस प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में। और फिर आप उसके बेसिस पे जब सपोर्टिंग एविडेंस भी कलेक्ट कर लेते हैं कि जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में सोच रहे हैं। ज़्यादातर जब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के बारे में बात करूँ तो जब वो कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होते हैं तो उनको इस लेवल के बारे में सोचना पड़ता है, अपनी नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज एंड अभी प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, प्रेजेंट रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे हम प्रोग्रामिंग करेंगे, कौन सी चीज़ अभी डाल सकते हैं, कौन सी चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करती है, उन सबको लेते हुए फिर प्रोग्रामिंग करनी होती है। तो उसमें भी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की रिक्वायरमेंट होती है। सो टाइम और सिचुएशन को देखते हुए, ये सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए, और जो भी रिक्वायर्ड है उसके सपोर्ट में कि आप जो समझ रहे हो वो सही है और जो आपने सोल्यूशन निकाला है वो सही है, उसके सपोर्टिंग एविडेंस भी कलेक्ट करके जब आप वर्क करते हैं तो ये सब क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर आता है। और
आपको ये भी देखना होगा कि वो क्रिटिकल थिंकिंग जहाँ आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपके पास कितना टाइम और कौन सी सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस हैं जो आपको सपोर्ट करेंगी, आपके अगेंस्ट जाएंगी। सो जब आप क्रिएटिवली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, न्यू प्रोडक्ट बनता है, न्यू आइडियाज़ जनरेट होते हैं, नया प्रोसेस आपको पता चलता है। तो ये क्रिएटिव थिंकिंग का मिरेकल है जो हम समझने वाले हैं, और ये एब्स्ट्रैक्ट एटीट्यूड माना गया है। सो पहले अब हम साइकोलॉजी के बॉक्स में घुस जाते हैं फिर से, एंड साइकोलॉजी के लेवल पे इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो न्यूरोलॉजिस्ट जो हेनरी हेड थे एंड एच जैक्सन थे, ये पहले ऐसे लोग थे जिन्होंने ब्रेन फंक्शन एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के बीच में रिलेशनशिप की स्टडी की थी, और फुल थियोरेटिकल डेवलपमेंट जो इसके ऊपर किया गया है वो कर्ट गोल्डस्टीन एंड मार्टिन शेरर ने किया है। और उन्होंने कुछ 8 पॉइंट्स दिए थे जो एब्स्ट्रैक्ट एटीट्यूड के कैरेक्टरिस्टिक माने गए हैं उसके ऊपर। ये इन्होंने मोनोग्राम बनाया था एक, उसमें इन्होंने एक्सप्लेन किए थे कि एब्स्ट्रैक्ट एटीट्यूड जो होता है उसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। मतलब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये इस सामने वाले इंसान का एटीट्यूड जो है वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का है, मतलब वो क्रिएटिवली चीज़ों को सोचता है, कुछ अलग तरीके से सोचता है। सो वो 8 पॉइंट्स हैं ऐसे। नंबर 1, टू डिटैच अवर ईगो फ्रॉम आउटर वर्ल्ड और फ्रॉम इनर एक्सपीरियंसेस। जब हम बाहर के वर्ल्ड से अपने आप को डिटैच कर लेते हैं और हमारे अंदर के जो हमने अभी तक जो भी चीज़ें अपनी लाइफ में सीखी हैं उनसे हट के अलग तरीके से सोचना शुरू करते हैं। मतलब ये नहीं कि हम अकॉर्डिंग टू माय प्रीवियस एक्सपीरियंसेस ऐसे करके नहीं सोचना है, आपको हट के सोचते हैं जो बाकी चीज़ों को अलग करके, कि इससे पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया ऐसा करके सोचते हैं। वो पहली कैरेक्टरिस्टिक होती है। दूसरा, टू एज्यूम अ मेंटल सेट, और दूसरे तरीके से हर चीज़ को एज्यूम करने की कोशिश करते हैं अपनी पूरी मेंटल कैपेबिलिटीज़ को यूज़ करके। थर्ड, टू अकाउंट फॉर एक्ट्स टू वन सेल्फ, टू विजुअलाइज द अकाउंट। और पूरा जो सिचुएशन है उसको विजुअलाइज करना उसको आना चाहिए, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को विजुअलाइज कर सकता है वो। और उन सारे जितनी भी चीज़ें हैं उनको एक्यूमुलेट करके वननेस में डाल के भी सोच सकता है। फोर्थ इज टू शिफ्ट रिफ्लेक्टिवली फ्रॉम वन एस्पेक्ट ऑफ द सिचुएशन टू अनदर। और जो एक सिचुएशन है उसके हर एक एस्पेक्ट को वो देख सकता है, सिर्फ एक एस्पेक्ट को नहीं बाकी एस्पेक्ट्स को भी नोटिस कर सकता है। फिफ्थ इज टू होल्ड इन माइंड साइमल्टेनियसली वेरियस एस्पेक्ट। सपोज एक सिचुएशन के बहुत सारे एस्पेक्ट आपको समझ में आते हैं, जैसे आप कभी वो सस्पेंस वाले सीरियल देखते हैं, सस्पेंस की कोई स्टोरी या मूवी देखते हैं, उसमें कितने कितने लोगों पे शक जाता है ना। तो वो लोगों पे शक करना उस सस्पेंस वाले सीरियल में क्या था, वो उस पर्टिकुलर इवेंट जो इंसिडेंट हुआ है उससे कनेक्टेड लोगों के को जांच पड़ताल करते हैं, मतलब सारे एस्पेक्ट को वो देख रहे होते हैं, है ना, क्रिमिनल को फाइंड आउट करने के लिए। सिमिलरली जब हम किसी प्रॉब्लम को देख रहे होते हैं तो उसके सारे एस्पेक्ट को नोट करना एंड फिर सारे एस्पेक्ट्स को इकट्ठा करके एनालाइज करना कि विच वन इज़ द फेवरेबल वन, वो एब्स्ट्रैक्ट एटीट्यूड वाले लोग करते हैं। एंड देन सिक्स्थ इज टू ग्रास्प द एसेंशियल ऑफ ए गिवन होल। जो पूरी सिचुएशन है उसका एसेंशियल चीज़ को पकड़ना, ये नहीं कि जो अननेसेसरी चीज़ें उसको ही पकड़ के बैठे हुए हैं। जो अननेसेसरी चीज़ें उसको छोड़ते जाना और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको एक्यूमुलेट करना। टू ब्रेक अप ए गिवन होल इनटू पार्ट, और जो पूरी की पूरी प्रॉब्लम है उसको छोटे छोटे पीसेज में ब्रेक करके एनालाइज करना। टू आइसोलेट एंड सिंथेसाइज देम, एंड उसके बाद फिर अकेले अकेले जब उनकी स्टडी कर ली उन पूरे सेक्शंस की, तब उनको एक्यूमुलेट करके इकट्ठा करके सिंथेसाइज करना दोबारा, एंड देन फिर देखना कि क्या आउटपुट आया है। ये भी जो एब्स्ट्रैक्ट एटीट्यूड वाले हैं उनमें आप ये कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। एंड देन सेवेंथ इज टू एब्स्ट्रैक्ट कॉमन प्रॉपर्टीज रिफ्लेक्टिवली टू फॉर्म हेरार्कियल कंसेप्ट्स, और फिर हेरार्किक कंसेप्ट्स भी बनाना उससे, और सारे कॉमन प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करना। एट्थ इज टू प्लान अहेड आइडिएशनली, टू एज्यूम एन एटीट्यूड टुवर्ड्स द मेयर पॉसिबल एंड टू थिंक और परफॉर्म सिम्बॉलिकली। सो जो मेयर पॉसिबल सिचुएशन है उसके बारे में भी सोचना,
अपना एटीट्यूड उस तरफ भी रखना कि जो बहुत रेयरेस्ट चीज़ है वो उसके बारे में भी हम सोच सकते हैं, हो सकता है वही सही हो, है ना, इस तरह के तरीके से सोचना। सो ये सारे 8 प्रॉपर्टीज़ हैं और इसके अलावा भी इनके मीनिंग निकल सकते हैं। आप अगर थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, आराम से बैठ के सोचेंगे, तो आपको और भी इसके बारे में समझ में आएगा। बट सिंस मैं बहुत डिटेल में जाऊँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, दैट्स वाई मुझे थोड़ा सा अपने आप को रिफ्रेन करना पड़ रहा है एक्सप्लेन करने में। सो अब इन्होंने आगे और भी बात बताई है कि जो टेस्ट्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है, मतलब अगर सपोज आप किसी के एब्स्ट्रैक्ट एटीट्यूड के बारे में पता करना चाहते हैं कि उसका एब्स्ट्रैक्ट एटीट्यूड कैसा है, सो वो कुछ टेस्ट अवेलेबल हैं जिससे हम ये एब्स्ट्रैक्ट एटीट्यूड पता कर सकते हैं। उन टेस्ट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हमें बताया गया है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेस्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, जो भी टेस्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन होंगे उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होने चाहिए। सो ये 7 पॉइंट्स में दिया हुआ है। नंबर 1, लर्निंग टू आइडेंटिफाई अ रेलिवेंट एट्रीब्यूट और मल्टीपल एट्रीब्यूट्स टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। हमें आइडेंटिफाई करना होगा उस इंसान में कोई ऐसा एट्रीब्यूट या बहुत सारे ऐसे एट्रीब्यूट जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में लगते हैं, एंड मेक एन एक्यूरेट जनरलाइजेशन, और सो दैट वो एक्यूरेट ली आंसर निकाल सके वो टेस्ट। और वो जनरलाइजेशन मतलब पूरी पॉपुलेशन के ऊपर वो टेस्ट अप्लाई करने पर भी वो टेस्ट वो एट्रीब्यूट्स निकाल के ले आएगा, बता देगा कि इस इंसान में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का ये एट्रीब्यूट मौजूद है। ऐसा टेस्ट का कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। सेकंड, लर्निंग अ रूल और सेट ऑफ रूल्स दैट सॉल्व ए प्रॉब्लम। उसमें एक रूल या फिर बहुत सारे ऐसे रूल होने चाहिए जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में होते हैं। मतलब एक इंसान एक ही तरीके से तो नहीं सोचेगा, बहुत सारे लोग हैं अपने अपने तरीके से सोचते हैं। सो उसमें इतने रूल्स होने चाहिए कि हर कोई इंसान प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके दिखा सके, सो दैट हम उसका वो कैरेक्टरिस्टिक को पकड़ सके। नेक्स्ट इज कंसेप्ट फॉर्मेशन और स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ हाइपोथेसिस दैट रिलेट डिस्परेट मटेरियल्स। डिस्परेट मटेरियल्स, आई एम नॉट श्योर इसमें क्या मीनिंग समझाना चाह रहे हैं क्योंकि बहुत शॉर्ट में इन्होंने दिया है। सो ये जो टेस्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है इसकी कैरेक्टरिस्टिक का ही ये एक प्रॉपर्टी बताई है कि जनरेशन ऑफ हाइपोथेसिस, कोई हाइपोथेसिस हम जनरेट कर सके उस टेस्ट के थ्रू। कि हाइपोथेसिस आपको याद होगा, हम हाइपोथेसिस क्या करते हैं, जब हमें एक पर्टिकुलर डाटा मिल जाता है तो हम उसके फेवर में कुछ स्टेटमेंट देते हैं और कुछ उसके अगेंस्ट में देते हैं। सो वो जो हाइपोथेसिस है उसके बेसिस पे फिर हम रिसर्च कैरी करते हैं। सो अगर वो टेस्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन जो है वो सही होगा तो उससे हमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिससे हम हाइपोथेसिस जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, या फिर हमें कोई कंसेप्ट पता चलेगा, कोई ऐसी चीज़ जो हमें अभी तक नहीं पता है। फोर्थ इज इंडक्टिव रीजनिंग थ्रू स्पॉन्टेनियस फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस दैट रूल आउट ऑल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज फॉर ए सोल्यूशन एंड दैट फाइनली लीड टू ए करेक्ट सोल्यूशन। और ये जो टेस्ट होंगे ये ऐसे टेस्ट होंगे कि हमें सिर्फ एक ही हाइपोथेसिस के फेवर में हमें एविडेंसेस मिलेंगे, एंड जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसके अगेंस्ट हमें कोई उसके अगेंस्ट ही हमें मिलेगा, उसके फेवर में, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के फेवर में कुछ और नहीं मिलेगा। एंड इससे क्या होगा कि जब हम उस टेस्ट को लेके चलेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेंगे वो करेक्ट सॉल्यूशंस होंगे हमारे पास। फिफ्थ इज हैविंग एन एटीट्यूड टुवर्ड्स द पॉसिबल और फॉर्मिंग एंड मैनिपुलेटिंग अ मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज नॉट फिजिकली प्रेजेंट। सो इसमें कोई चीज़ जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है उसका रिप्रेजेंटेशन, मेंटल रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता है। इस तरह के ये टेस्ट होंगे। और मेंटल रिप्रेजेंटेशन किसी ऑब्जेक्ट की जो होगी उसको मैनिपुलेट भी किया जा सके एंड नए तरीके से उसको बनाया भी जा सके, इस तरह के ये टेस्ट होंगे। सिक्स्थ इज स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ प्लान्स दैट लीड टू अल्टीमेट सोल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। और ये टेस्ट ऐसे होंगे जिससे हम स्पॉन्टेनियसली प्लान्स बना सकते हैं एंड उससे क्या होगा, हमें प्रॉब्लम के सोल्यूशंस मिल जाएंगे। सेवेंथ इज द एबिलिटी टू शिफ्ट और चेंज हाइपोथेसिस और प्लान्स व्हेन द करंट वन और द प्री पोटेंट रेस्पॉन्स इज नॉट प्रोडक्टिव। सपोज आपने कोई प्लान बनाया था या आपके पास प्लान हो है या आपने पहले से कुछ बना के रखा है कि इस तरह से आगे चलेंगे, अगर वो काम नहीं करता है तो इतनी एबिलिटी इस टेस्ट में होनी चाहिए कि वो हमारे हाइपोथेसिस को हम इमिडिएटली चेंज कर सके, शिफ्ट कर सके, हमारा को दिक्कत ना आए। इस तरह के टेस्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन की कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए।
ना इन्होंने यहाँ पे और भी चीज़ें दी हैं जो बेसिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये वाला जो अभी मैं बताने वाली हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इन्होंने यही बताया कि जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वाले लोग होते हैं वो एक नॉर्मल ब्रेन फंक्शनिंग वाले लोग होते हैं। सो इन्होंने यहाँ पे स्टेटमेंट ये दिया है कि जिनका ब्रेन डैमेज होता है, ऐसे पेशेंट्स जिनका ब्रेन डैमेज हो गया होता है बिकॉज ऑफ सम एक्सीडेंट और सम डिजीज़, उनमें ये कैरेक्टरिस्टिक कम हो जाती है या कम्प्लीटली वो लूज कर जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक, स्पेसिफिकली साइकियाट्रिक डिसऑर्डर वाले पेशेंट्स या शिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट्स। सो टेस्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग जो है उसमें जो एबिलिटी है मेंटल सेट को मेंटेन करने की, अपना रिफ्लेक्टिविटी को शिफ्ट करने की एबिलिटी, और किसी इंफॉर्मेशन किसी भी टास्क के बहुत एस्पेक्ट को एक साथ हैंडल करने की माइंड में वो लूज हो जाती है, उनमें ये कम होती है या ख़त्म ही हो गई होती है, इन्होंने ऐसा बोला है। नाउ ये चीज़ें ऐसी थी जो यूज़फुल नहीं थी तो मैंने ये चीज़ें छोड़ दी हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। नाउ कमिंग टू मेजरमेंट ऑफ कंसेप्चुअल थिंकिंग। कंसेप्चुअल थिंकिंग के मेजरमेंट के बारे में इन्होंने बात की है कि हम कैसे क्या प्रिंसिपल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। तो जो कंसेप्चुअल थिंकिंग है जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी कह रहे हैं, दोनों चीज़ें एक ही हैं। इनको मेज़र करने का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो वो कौन सा प्रिंसिपल है वो इन्होंने यहाँ पे बताया है कि इमोशनल डिस्टर्बेंसेस और पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो होते हैं ना, वो इस तरह की थिंकिंग में इंटरफेयर करते हैं। पहली चीज़ तो ये पहले भी मैंने ऊपर आपको बताया, यही सेम चीज़ इन्होंने यहाँ पे भी बताया। स्पेसिफिकली एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स के बारे में जो प्रोसेसिंग होती है वो एबिलिटी चली जाती है अगर पर्सनालिटी डिसऑर्डर है या इमोशनल डिस्टर्बेंसेस है। सो ये ही प्रिंसिपल हमने यूज़ किया है कंसेप्चुअल थिंकिंग को मेज़र करने के लिए। तो जो पर्पस होता है इन टेस्ट का वो ये होता है कि वो साइकोलॉजिस्ट की हेल्प कर दे। साइकोलॉजिस्ट की हेल्प कैसे करेंगे कि सब्जेक्ट्स के जो भी सब्जेक्ट्स परेशान है, सब्जेक्ट्स मतलब जो आपका पेशेंट है, आपका क्लाइंट है, अगर उसमें कोई मेंटल इलनेस है या माल एडजस्टमेंट आपको दिख रहा है तो उसमें इस तरह की थिंकिंग नहीं हो पाएगी या पुअर होगी। ये आप पता लगा लोगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि वाकई उसमें कोई मेंटल इलनेस है या माल एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम है। सो वो उसकी कॉन्शियस थिंकिंग पे इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब वो कंसेप्चुअल थिंकिंग नहीं कर पाएगा। सो ये जो टेस्ट है ये यही इवेलुएट करने के लिए बने होते हैं कि सब्जेक्ट की एबिलिटी क्या है ऑब्जेक्ट्स या सिचुएशंस को डील करने के लिए कंसेप्चुअल लेवल पे एज कम्पेयर टू कॉन्क्रीट, क्योंकि कॉन्क्रीट तो कोई भी कर देता है। कॉन्क्रीट मतलब जो प्रेजेंट सिचुएशन है उस पर काम करना, जैसे आप डेली वर्क करते हो, है ना, अपने ऑफिस का काम करते हो। लेकिन जब क्रिएटिव थिंकिंग की बात आती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात आती है, वो वही कर सकता है जो मेंटली स्टेबल है। इसीलिए इन्होंने यहाँ पे बताया कि ये जो टेस्ट है इनकी इंटेंशन यही होती है कि इवेलुएट कर सके कि सब्जेक्ट की एबिलिटी कैसी है पर्टिकुलर सिचुएशन या ऑब्जेक्ट्स को एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे वो सोच पा रहा है कि नहीं सोच पा रहा है। सो जो कंसेप्ट्स के बारे में इन्होंने बात करी है वो यही बताया है कि जो एबिलिटी टू फॉर्म कंसेप्ट्स इम्प्लाइज कॉन्शियस रीजनिंग एट द एब्स्ट्रैक्ट लेवल। सो अगर कोई इंसान सही से नॉर्मली फंक्शन कर रहा है तो वो उसकी एब्स्ट्रैक्ट लेवल ऑफ रीजनिंग जो होगी वो बहुत सही होगी। एंड उसके जो सेंसरी सिचुएशन है, स्पेसिफिक सेंसरी सिचुएशन है, उसको ट्रांसडेंट कर देता है, वो इमीडिएटली ट्रांसडेंट कर सकता है। जो पर्टिकुलर इंस्टेंसेस की कॉमन प्रॉपर्टीज़ है उसकी एब्स्ट्रैक्टिंग कर सकता है, एनालाइज कर सकता है, सिंथेसाइज कर सकता है, एक एस्पेक्ट से दूसरे एस्पेक्ट में शिफ्ट हो सकता है। मतलब जो ऊपर हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है ना उसी को इन्होंने यहाँ पैराग्राफ में लिख दिया है। सो डोंट वरी अबाउट कि यहाँ पे फिर से ये चीज़ें क्या आ गई, ये वही सेम 8 कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने ऊपर पढ़ी है उसी को इन्होंने पैराग्राफ में दे दिया है। तो आप चाहें तो अगर आपको ऊपर वाले स्टेटमेंट डिफिकल्ट लगते तो आप यहाँ से उठा के भी डाल सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में। कीपिंग इन माइंड सेवरल एस्पेक्ट साइमल्टेनियसली, प्लानिंग आइडिएशनली, सेल्फ क्रिटिसिज्म, ये वाली चीज़ें एक नॉर्मली थिंकिंग पर्सन में मिलेगी, और जो मेंटली अपसेट है या उसको मेंटल इलनेस है या माल एडजस्टमेंट है उनमें ये मिसिंग होगी। सो इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है कॉन्क्रीट लेवल पे तो ठीक रहता है लेकिन बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स में वो मिसिंग होगा। मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो इसकी
थिंकिंग है वो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे। सो अनरिफ्लेक्टिव होगा वो, और इमीडिएटली किसी भी सिचुएशन और ऑब्जेक्ट को बहुत अजीब तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा, जो बहुत यूनिक होगा, जो नॉर्मल नहीं होगा। और ऑब्जेक्ट और सिचुएशन को वो उस तरह से परसीव नहीं करेगा जो हम एक पर्टिकुलर इवेंट के तौर पे करते हैं। जैसे किसी ने कुछ बोल दिया, तो जो नॉर्मल इंसान है वो क्या करेगा, वो एनालाइज करेगा कि ठीक है, शुड आई रिएक्ट और नॉट, है ना, वो एकदम से रिएक्ट नहीं कर जाएगा। लेकिन जो डिस्टर्ब पर्सन है वो क्या करेगा, वो रिएक्ट करेगा उस सिचुएशन में, और वो एब्नॉर्मली रिएक्ट करेगा, यूनिक वे में रिएक्ट करेगा। दिस इज़ व्हाट दे आर टेलिंग। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये बेनिफिशियल लगेगा और आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में उन्होंने क्या बोला है। एंड दो तीन चीज़ें ही थी जो इसमें लर्न करने वाली थी, बाकी तो समझने की है। सेल्फ रीडिंग ज़रूर करें, सेल्फ रीडिंग इज़ मस्ट। ये सिर्फ ओवरव्यू था सो दैट आपको ये हेल्प हो जाए और आपको एकदम एलियन जैसा फील ना हो इसको पढ़ के कि ये क्या दिया हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ विद रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। बाय बाय।